नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। आज हमारे साथ एडीजी जेएस गंगवार सर हैं। सर को बेस्ट पुलिसिंग के लिए एफआईसीसीआई की तरफ से अवार्ड मिला है। सर से आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये बेस्ट पुलिसिंग का इनिशिएटिव इनके दिमाग में कैसे आया और आज इस लेवल पर बेस्ट पुलिसिंग पहुंच गई है कि इन्हें अवार्ड मिला है। सर, एफआईसीसी की तरफ से बेस्ट पुलिसिंग के लिए आपको अवार्ड मिला है। कैसे ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था और आपने जब इसकी शुरुआत की थी तो क्या दिमाग में ख्याल आए थे? थैंक यू। देखिए, जैसा आपने जानना चाहा है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि फिक्की के द्वारा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं कई कैटेगरीज में, और उसमें बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एक प्रपोजल बना के भेजा गया था, जो हमने इधर 2-3 वर्षों में अच्छे काम किए थे और उसमें ही ये पुरस्कार मिला है। हालांकि ये पुरस्कार ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में स्पेशल जूरी अवार्ड है फिक्की का, स्मार्ट पुलिसिंग स्पेशल जूरी अवार्ड, लेकिन मूलतः इसमें जो कम्युनिटी पुलिसिंग है आज के ज़माने में, उसकी अवधारणा पर बल दिया गया है। और साइबर सेनानी जैसा एक महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से हमारी साइबर टीम ने आम जनता के बीच में किस तरह से अपनी पहुंच और पहचान बनाई, इसके बहुत सारे फ़ायदे हुए, इस पर यह अवार्ड मिला है। डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत बड़े हथियार के रूप में साइबर सेनानी एक अवधारणा बन करके हम लोगों ने इसको प्रयोग में लाया। इसके बहुत अच्छे फलाफल हुए। सर, पुलिसिंग तो काम करती है, पुलिसिंग की चर्चा होती है। स्मार्ट पुलिसिंग क्या है? क्योंकि आपका ड्रेसअप गेटअप देख करके लग रहा है कि आप अपने ज़माने में भी स्मार्टनेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे, तो शायद कहीं ना कहीं उसी से शुरुआत हुई है स्मार्ट पुलिसिंग की। देखिए, स्मार्ट पुलिसिंग एक कॉन्सेप्ट भी है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था काफ़ी पहले, और इसमें स्मार्ट में अलग अलग शब्दों का अलग अलग मीनिंग भी है। जैसे एस से सेंसिटिव पुलिस होना चाहिए, एम से मॉडर्न पुलिस होना चाहिए, इस तरह से उसके अलग अलग हैं। टी से ट्रेनिंग होना चाहिए, इसके अलग अलग आयाम हैं। अगर आप देखेंगे तो सारी स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से स्मार्ट पुलिसिंग वो है जो आम जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुने और ज़रूरत पड़े तो आम जनता के बीच में से ही सलूशन निकाल करके उसको लॉफुल तरीके से मोल्ड करके, उसको लीगली मोल्ड करके उनके बीच में वो सलूशन दे। इस तरह से पुलिस सर्विसेज आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता के माध्यम से आम जनता के बीच की गई वो सेवा है जिसमें हम लोग कानून का उपयोग करते हैं। सर, ये अवार्ड साइबर जो इनिशिएटिव है उसे लेकर के मिला है। जब आप स्कूल लाइफ में थे सर, तो उस समय क्या था साइबर को लेकर के? आपके दिमाग में कुछ ख्याल आते थे कि आप जब बड़े होंगे तो आप कुछ इसे लेकर के इनिशिएट शुरू करेंगे? देखिए, जब हम लोग कॉलेज डेज में थे तो मुझे याद है उस समय जब मैं रुड़की में था, जो अब आईटी रुड़की है, उस समय हम लोग के यहाँ कंप्यूटर विंग, कंप्यूटर साइंस का नया इंजीनियरिंग शुरू की गई थी। जस्ट उसी समय 1983 में जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, तो कंप्यूटर साइंस एज ए कोर्स, इंजीनियरिंग का एक कोर्स पहले शुरुआत हुई थी। उसके पहले ट्रेडिशनली सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इस तरह की ब्रांचेस होती थी। कंप्यूटर साइंस एक नया प्रयोग था। और उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते जाते देखा कि धीरे धीरे किस तरह से हमारी जो न्यू कंप्यूटर पॉलिसी आई, और माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय जो थे तत्कालीन राजीव गांधी जी, और उस समय के जो CDAC में सैम पिट्रोडा जी थे, उनकी वजह से किस तरह से कंप्यूटर को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा मिला। और सबसे पहले मुझे याद है कि रेलवे का रिजर्वेशन कंप्यूटराइज हुआ, एयरलाइंस के रिजर्वेशन कंप्यूटराइज हुए। फिर धीरे धीरे हम लोगों की अटेंडेंस वगैरह, पे रोल, हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो डिजिटाइज होनी शुरू हुई। मैंने वो ज़माना भी देखा है जिसमें हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे काम करते थे, बड़े बड़े पंचिंग कार्ड होते थे। उसके बाद में फ्लॉपी की ज़माना आया जिसमें फ्लॉपी यूज़ करते थे। उसके बाद डिस्क यूज़ हुई। उसके बाद में अब थंब ड्राइव आ गया है, और अब तो क्लाउड में ड्राइव अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो कुल मिला के ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। दो चीज़ें इसमें बहुत हुई हैं। एक तो है कि डिवाइस छोटी से छोटी होती चली जा रही हैं। जो साइज पहले बहुत बड़ा था कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का, अब छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं। और इवन अ स्मार्टफोन इज़ ऑल्सो नाउ अ कंप्यूटर। तो डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ती चली जा रही है। पहले एक डिवाइस की स्टोरेज बहुत किलोबाइट्स में होती थी, अब वो मेगाबाइट्स तो कब की पार कर चुकी है, अब जीबी में स्टोरेज डिवाइस है। तीसरी चीज़ है स्पीड। हमारी जो
कंप्यूटराइजेशन में जो कैलकुलेशंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो डिजिटाइजेशन टेक्निक है, उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। ये 3 चीज़ें बहुत हुई हैं। इससे बिल्कुल एक रिवॉल्यूशन आ गया है। वो काम जो मिनटों में होता था अब सेकंड से भी कम समय में हो रहा है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, बड़े बड़े डेटाबेस को सर्च करना, सारे चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें हुई हैं। इसका फॉलोआउट एक और हुआ है, वो ये है कि हमारी जो ब्रॉडबैंड है, जो हमारा वाईफाई है, या जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसकी कॉस्ट भी बहुत कम हुई है। पहले हमको याद है, आज से 15 साल पहले किस तरह से बहुत महंगा होता था कॉल करना, बहुत महंगा होता था डेटा रखना, और डेटा को कुछ घंटे के लिए हम लोग यूज़ करते थे तो लगता था कि खर्च बढ़ रहा है। लेकिन अब तो हमेशा डेटा ऑन है और लगातार हम लोग डेटा भेज रहे हैं, अपना लोकेशन का डेटा, कॉन्टैक्ट्स का डेटा, फ़ोटो वगैरह, लगातार हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से एक नई तकनीक आ गई, स्पीड बढ़ गई, साइज छोटा हो गया, कॉस्ट कम हो गई, तो उससे एक डेटा एक्सप्लोजन हो गया। मतलब एक डेटा पहले जो बहुत कम था, लिमिटेड था, अब लाखों करोड़ों लोग लगातार कनेक्टेड हैं, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। तो इससे एक नई दुनिया पैदा हो गई और ये एक नई चुनौती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि लोग अपनी प्राइवेसी को, आपने कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोग रिवील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है साइबर क्राइम बढ़ने का या अपराध बढ़ने का? देखिए, बिल्कुल आपने एक सही चिंता की ओर अपनी बात रखी है। मैं थोड़ा एलेबोरेट करूंगा कि पहले फिजिकल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। घरों में हम ताले बंद करते थे, गेट लगाते थे, बाउंड्री वॉल रखते थे। प्रतिष्ठानों में जाइए तो बार्ड वायर फेंसिंग होती थी, एक आईडी कार्ड का सिस्टम था, उसके अलावा आप वहाँ जा नहीं सकते, मतलब उसकी एक सिक्योरिटी थी। लेकिन अब डिजिटल दुनिया में, तकनीक में, आप अपना डेटा कहीं से कहीं भेज सकते हैं, बहुत आसान है। जैसा मैंने कहा, तकनीक बहुत सुलभ हो गई है, कॉस्ट बहुत कम हो गई है। और दूसरा है कि आप खुद सोशल मीडिया पर जा कर के अपनी तस्वीरों को, अपने डेटा को, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को, अपने संबंधों को, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। यानी आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो केवल एक आदमी तक नहीं जा रही है, वो मल्टीपल लोगों तक जा सकती है। तो 1:2 का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत तेज़ी से ये बात फैल रही है। पहले हम अगर पत्र लिखते थे तो जिस आदमी को, व्यक्ति को पत्र लिखते थे, उसी तक जाता था। और अगर मुझे उस पत्र को कई जगह भेजना है तो हर बार उस नए आदमी का पता लिखना, हर नए आदमी को पत्र भेजना, जैसे शादी के कार्ड तो हम लोग भेजते थे तो बहुत लंबा काम होता था, उसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता था। मुझे याद है, घरों में शादियां होती थी, काम मुझे मिलता था कि आप सबका नाम पता लिखिए और सबका नाम पता लिख के वेरीफाई करिए, फिर पोस्ट ऑफिस जाइए, फिर उसको पोस्ट करिए। मतलब ये हफ्ते भर का काम है इसका लिखना। अब तो आप शादी का कार्ड डिजिटली बनाइए और एक क्लिक ऑफ द बटन पे सिलेक्ट करके आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से एक आदमी अपनी सूचना को मल्टीपल लोगों को तुरंत भेज रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो किसी अगर गलत हाथ में चला गया या किसी ऐसे अनजान तरीके से हमने किसी अनजान व्यक्ति को भेज दिया जो उसका दुरुपयोग करने में सक्षम है, तो फिर साइबर क्राइम को होने से शायद रोक पाना बहुत मुश्किल हो। इसकी रोकथाम के लिए सर का एक छोटा सा मैसेज। देखिए, इसका रोकथाम के लिए एक मैसेज ये है कि ये आभासी दुनिया है, वर्चुअल दुनिया, ये रियल दुनिया नहीं है। इसके नए कायदे कानून हैं। इस कायदे कानून में एक सबसे बड़ा कायदा ये है कि जो दिखता है उस पर वैसे ही आंख बंद करके विश्वास न करें। जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, पहले उसकी तहकीकात करें, उसकी फ़ोटो को, उसकी डीपी को देख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट न बनाएं। हो सकता है उसने डीपी किसी दूसरे व्यक्ति की यूज़ की हो, किसी फिल्म स्टार की यूज़ की हो, किसी क्रिकेट स्टार की यूज़ की हो, किसी नामी ग्रामी व्यक्ति की यूज़ की हो, लेकिन वो आदमी कोई दूसरा। वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, और उसके पीछे कोई रोबोट हो सकता है, जो एक रोबोट बैठ के आपको डीपी भेज रहा है और आप समझ रहे हैं कि ये कोई आदमी है, आप उससे चैट कर रहे हैं। तो विश्वास न करें, आंख मूंद कर। दूसरा, वेरीफाई करें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी जानकारी आपकी है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पासबुक नंबर, आपके घर के एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये व्यक्तिगत जानकारियाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसी जानकारियाँ जो व्यक्तिगत हैं। इसको सभी लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्हीं सब डेटाबेस को यूज़ करके आपकी आइडेंटिटी बनती है। अगर आपने सारी आइडेंटिटी दे दी, सारा डेटा किसी को दे दिया, तो उन डेटा को यूज़ करके वो आपकी ही फेक आइडेंटिटी बना लेगा और कोई क्राइम कर सकता है। तो हम यही चीज़ 3 बिंदुओं की ओर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुँचे। सोच समझ के चलें,
अनजान पर विश्वास न करें और अपना डेटा खुद न दें।